I will explain biophysical techniques question from part B and C from CSIR Net Life Science June 2025. So the first question is from part B. Which one of the following would be most suitable to study early embryogenesis events using live microscopy of unstained C. elegans embryos? Option A is confocal microscopy, option B is fluorescence microscopy, option 3 is differential interference contrast microscopy and option 4 is super resolution microscopy. इसमें से जो option 3 है that is the correct option because जो C. elegans है इसको आपको लाइव सेल माइक्रोस्कोपी के थ्रू देखना है। तो लाइव सेल में आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले तो ये क्योंकि ये लाइव है, ओके, दूसरा आप लाइव देखना चाहते हो एम्ब्रियो को तो आप चाहोगे कि इसको कोई डैमेज ना पहुंचे, ठीक है, तो आप इसको कोई भी नो फ्लोरोफोर या नो डाई, कोई डाई या कोई फ्लोरोफोर यूज़ नहीं कर सकते, ओके, क्योंकि आप इसको लाइव इमेज करना चाहते हो क्योंकि एम्ब्रियो को, ओके। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी है क्योंकि ये हाई कॉन्ट्रास्ट प्रोवाइड करता है, कोई भी फ्लोरोफोर कोई भी डाई यूज़ नहीं करता। हालांकि अगर आप कॉन्फोकल और फ्लोरोसेंस में देखोगे तो बिना फ्लोरोफोर या बिना किसी डाई के आप ये दोनों माइक्रोस्कोपी परफॉर्म नहीं कर सकते। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप यूज़ करोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट को यूज़ करते हैं जिसकी वजह से सैंपल डैमेज हो सकता है बिकॉज ऑफ फोटो ब्लीचिंग या फोटो टॉक्सिसिटी, ओके। सुपर रिजोल्यूशन भी उसी में आता है, बहुत ज़्यादा हाई लाइट इंटेंसिटी यूज़ करता है। तो यहाँ पर बेस्ट है डिफरेंशियल इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोपी क्योंकि यहाँ पे आप लाइव अनस्टेन्ड स्पेसिमेन को ऑब्जर्व कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नल फ्लोरोफोर और फ्लोरोसेंस, और ये हाई कॉन्ट्रास्ट भी प्रोवाइड करता है जिससे आप इंटरनल स्ट्रक्चर्स देख सकते हो। तो बेस्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 3। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट सी। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, अ नोवेल डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन वाज टेस्टेड फॉर इट्स मोड ऑफ बाइंडिंग विद डीएनए। तो यहाँ पे प्रोटीन को पी से डिनोट किया हुआ है और डीएनए को डी से डिनोट किया हुआ है। तो ये बोल रहा है कि नोवल डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन एक प्रोटीन है एंड इट वाज टेस्टेड फॉर इट्स मोड ऑफ बाइंडिंग विद डीएनए। इसको टेस्ट किया गया कि ये डीएनए के साथ बाइंड कर रहा है कि नहीं। फॉर विच अ डीएनएज 1 एक एंजाइम होता है, फॉर विच अ डीएनएज 1 एसे वाज परफॉर्म्ड, ओके। पी वाज इंक्यूबेटेड विद डीएनए टू फॉर्म पीडी कॉम्प्लेक्स। तो डीएनए का और प्रोटीन का इन दोनों को एक साथ इंक्यूबेट किया गया और इससे क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड कर गए जिससे बना प्रोटीन डीएनए कॉम्प्लेक्स टू विच डीएनएज 1 वॉज एडेड। अब इस प्रोटीन डीएनए कॉम्प्लेक्स के साथ डीएनएज 1 भी ऐड कर दिया गया। तो डीएनएज 1 का मेनली काम होता है डाइजेशन का, वो डीएनए को डाइजेस्ट करता है, कट करता है, ओके। नाउ एज्यूम कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी, डी एंड डीएनएज 1, तीनों का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो कांस्टेंट रखा गया। द रिएक्शन वॉज टर्मिनेटेड एट इंक्रीजिंग टाइम पॉइंट्स एंड रिजॉल्व्ड ऑन ए सीक्वेंसिंग ग्रेड पॉलीएक्राइलामाइड जेल। ये बोल रहा है कि अब द रिएक्शन वॉज टर्मिनेटेड, रिएक्शन को स्टॉप किया गया अलग अलग टाइम पॉइंट्स पे, जैसे कि यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हो, यहाँ 5 मिनट्स पे रोका गया, फिर 20 मिनट्स पे रोका गया, फिर 80 मिनट्स पे रोका गया। तो अभी इस फिगर को पहले हम समझेंगे अच्छे से। तो ये बोल रहा है कि बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ डीएनए 1 डाइजेशन, यहाँ पे जो आप बैंड्स देख रहे हो ये रिजल्ट है डीएनए 1 डाइजेशन का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट इंटरप्रिटेशन, ओके। पहला ऑप्शन क्या है, पी मतलब प्रोटीन डज नॉट बाइंड टू डी, यानी डीएनए, क्या प्रोटीन डीएनए को बाइंड नहीं कर रहा, देयर बाय जनरेटिंग ए बाइंडिंग पैटर्न ऑफ डी। दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन बाइंड्स टू डी यानी डीएनए एट स्पेसिफिक साइट जनरेटिंग ए बाइंडिंग पैटर्न ऑफ डी डीएनए। थर्ड ऑप्शन इज प्रोटीन बाइंड्स एंड एक्सपोजेस मल्टीपल साइट्स ऑन डीएनए generating bending pattern of DNA, and fourth option is protein binds to only 5' and 3' ends of DNA generating a bending pattern of DNA। तो सबसे पहले हम इस फिगर को समझते हैं, ओके। इस फिगर में कौन सा कंसेप्ट पूछा गया है जिसके ऊपर ये क्वेश्चन ड्राफ्ट किया गया है, उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तब हम वापस इस ऑप्शन पे आएंगे और फिर समझेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कि ध्यान से समझो कि इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया है वो यूज किया गया है डीएनए फुटप्रिंटिंग का। डीएनए फुटप्रिंटिंग, तो डीएनए फुटप्रिंटिंग होता क्या है, जैसे इसमें बोला कि डीएनए प्लस प्रोटीन का एक मिक्सचर इन्होंने बनाया जिसमें ये दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड कर गए और डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है। तो फिर ऐसे ऐसे करके ये कॉम्प्लेक्स बनाया, ये हो गया आपका डीएनए, ठीक है। और इसके साथ एक
प्रोटीन को ऐड कर दिया, ये हो गया आपका प्रोटीन। तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया, ये हो गया डीएनए, और प्रोटीन कहीं बाइंड हुआ होगा इस पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बाइंड हो गया, इस तरीके से ये प्रोटीन बाइंड हो गया। अब इन्होंने क्या किया कि इसके साथ ऐड कर दिया यहाँ पर प्लस डीएनएस 1, ये एक एंजाइम है जो कि डीएनए को कट करता है। ओके, तो अब यहाँ पे आप ध्यान से समझो कि डीएनएस 1 अगर आप तब ऐड करते हैं जब प्रोटीन बाइंड नहीं है, जैसे कि यहाँ पर, तो ये कहाँ कहाँ कट करता, ये ऑलमोस्ट रैंडमली कहीं पर भी कट करता, हर जगह से, जैसे यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। और जब ये कट करेगा तो ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बना देगा इस तरीके से, समझ रहे हो, ध्यान से समझना। अब अगर ये डीएनएस 1 यहाँ कट करेगा, जब इस डीएनए के साथ प्रोटीन बाउंड है, तो ये कैसे कट करेगा, यहाँ कट करेगा, लेकिन अब क्योंकि ये प्रोटीन यहाँ पर बाउंड है इस पर्टिकुलर जगह पर, तो यहाँ पर कोई भी कट नहीं होगा और ये प्रोटेक्टेड रीजन होगा, ठीक है। और तो फिर ये कहाँ कट करेगा, ये कट करेगा आपका इसके आगे, जैसे कि यहाँ पर, यहाँ से कट करना शुरू करेगा। बट ये वाला जो रीजन है ये प्रोटेक्टेड है, तो जो प्रोटेक्टेड रीजन होता है वो बच जाता है, उसी को बोलते हैं फुटप्रिंट। ओके, गॉट इट। तो आप देखो कितने बैंड्स आएंगे, एक ये बैंड आएगा, ठीक है, ये बैंड आएगा, ये आएगा, ये छोटे छोटे बैंड आएंगे, ये भी आएगा, लेकिन ये काफी बड़ा बैंड नजर आएगा आपको ऐसे, ठीक है। तो वो जो बीच का एक पोर्शन होगा, जैसे बड़ा बैंड तो ऊपर की तरफ रन करता है, ठीक है, और बाकी ये जो छोटे छोटे बैंड्स हैं ये नीचे की तरफ रन करेंगे ऐसे। तो एक एरिया ऐसे आपको जेल में दिखेगा जो ब्लैंक दिखेगा। तो अगर ब्लैंक को एरिया दिख रहा है, इसका मतलब ये समझ जाना कि उस डीएनए पर किसी प्रोटीन ने बाइंड किया होगा जिसकी वजह से ये एरिया प्रोटेक्टेड था, और यहाँ पर ये मिसिंग आपको दिखेगा, कोई भी बैंड नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर पूछा गया है डीएनए फुटप्रिंटिंग का। तो वापस से इस स्लाइड पे आते हैं, यहाँ पर देखो कि अगर पहले तो देखते हैं कि एक्सक्लूड करते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन क्या है, पी डज नॉट बाइंड टू डीएनए देयरबाय जनरेटिंग ए बाइंडिंग पैटर्न ऑफ डीएनए। तो आप थोड़ा सा अब सोचना शुरू करो कि अगर प्रोटीन बाइंड नहीं करेगा, ठीक है, तो दोनों ही की केस में, यहाँ पर देखो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, अगर प्रोटीन बाइंड नहीं करेगा तो दोनों ही केस में जो बेंडिंग पैटर्न होगा वो सेम होगा। यहाँ पर भी ऐसा ही बेंडिंग पैटर्न दिखता इन द प्रेजेंस ऑफ पी और विदाउट प्रोटीन और विद प्रोटीन, समझ रहे हो। बट पैटर्न कैसा दिख रहा है, अलग, ये अलग पैटर्न दिख रहा है, ये अलग पैटर्न, वैसे ये अलग पैटर्न दिख रहा है, ये अलग पैटर्न, और ये अलग पैटर्न दिख रहा है, ये अलग पैटर्न। इसका मतलब प्रोटीन तो बाइंड हुआ है तभी पैटर्न अलग हुआ है, कहीं एक जगह पे बचा रहा है वो प्रोटीन इस डीएनए को, ठीक है। ओके, तो ये ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी देखते हैं, प्रोटीन बाइंड्स टू डीएनए एट स्पेसिफिक साइट जनरेटिंग ए बेंडिंग पैटर्न ऑफ डी। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोटीन बाइंड हुआ है तभी, देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर देखो ये गैप दिखाई दे रहा है आपको, ये गैप दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। ओके, जैसे ये गैप और यहाँ पर ये गैप, दोनों ही जगह पर इस वाले अगर 20 मिनट्स के बाद जब ये रिएक्शन को स्टॉप किया है और 80 मिनट्स के बाद जब ये रिएक्शन को स्टॉप किया है, तो जो पैटर्न दिख रहा है वो सेम दिख रहा है, यहीं पर गैप है और यहाँ पर इस जगह पर गैप है। तो मतलब स्पेसिफिक जगह पर प्रोटीन ने डीएनए को बाइंड किया है, इसलिए गैप हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अभी ये ऑप्शन हम कंसिडर कर रहे हैं, ऑप्शन बी, कि ये ऑप्शन सही हो सकता है। अब तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, प्रोटीन बाइंड्स एंड एक्सपोजेस मल्टीपल साइट्स ऑन डी जनरेटिंग ए बेंडिंग पैटर्न ऑफ डी। ये बोल रहा है कि मल्टीपल साइट्स पर बाइंड किया है। तो अगर मान लो ये डीएनए है, जैसे ये डीएनए है, ठीक है, और अगर किसी प्रोटीन ने इस डीएनए के मल्टीपल साइट्स पर मल्टीपल रीजन्स पर बाइंड किया होता, तो आपको ऐसे जो यहाँ पर गैप दिख रहा है ना, ये यहाँ अलग अलग जगह पर भी दिखते। ओके, तो ऐसा कोई अगर मल्टीपल जगह पर ये प्रोटीन बाइंड किया होता तो, बट ऐसा यहाँ पर कोई गैप नहीं दिख रहा, मल्टीपल, देर आर नो मल्टीपल गैप्स प्रेजेंट, एक ही जगह पर प्रेजेंट है। तो एक ही जगह पर कोई गैप प्रेजेंट है, इसका मतलब स्पेसिफिक बाइंडिंग है। तो अभी तक ऑप्शन बी सही लग रहा है। ओके, ऑप्शन बी अभी तक सही लग रहा है, ये भी गलत है, फर्स्ट वाला भी गलत है। अब लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, प्रोटीन बाइंड्स टू ओनली 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड्स ऑफ डीएनए जनरेटिंग ए बेंडिंग पैटर्न ऑफ डीएनए। तो इसमें क्या होगा कि देखो ये बोल रहा है कि सिर्फ 5 प्राइम और 3 प्राइम पे बाइंड किया है। तो जैसे ये देखो,
ये डीएनए हो गया, और इसने बोला कि सिर्फ 5 प्राइम और 3 प्राइम पे बाइंड किया, मतलब सिर्फ यहाँ पर बाइंड किया है और यहाँ पर बाइंड किया है। ओके राइट, तो अब ये कट कहाँ लगाएगा, पूरे में कट लगाएगा ऐसे। और एक केस ये मान लो कि जब प्रोटीन बाइंड नहीं किया होता तब भी कट कहाँ लगाता, ये कट का जो फ्रीक्वेंसी है वो ऐसे ही होता, मतलब यहाँ पे तो कोई कट नहीं होता, जैसे सॉरी ये डीएनए था, ओके, और एक ये डीएनए हो गया, और हमने बोला इस ऑप्शन में कि 5 प्राइम और 3 प्राइम पे दो जगह प्रोटीन ने बाइंड किया, तो ये कट अब कहाँ लगेगा, ये वाला एरिया तो बच जाएगा इसमें, बाकी यहाँ 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 हर जगह, बीच में हर जगह कट लगेगा। और इस वाले डीएनए की बात करें तो इसमें सब जगह कट लगेगा ऐसे, लेकिन कट एक जैसा ही लगेगा जैसे नीचे वाले डीएनए में लग रहा है, क्योंकि बीच का जो एरिया है वो अनप्रोटेक्टेड है। ओके, तो इसका और इसका दोनों का बेंडिंग पैटर्न ऑलमोस्ट सेम होगा, क्योंकि ये जो पॉलीएक्राइलामाइड जेल है ये इतना भी ज़्यादा रिजॉल्विंग नहीं होगा कि ये इतने से एरियाज को यहाँ पर दिखा दे, और अगर ऐसा केस होता तो ऑलमोस्ट ये जो पैटर्न है ये दोनों का सेम होता, जितने गैप्स यहाँ पर दिख रहे हैं उतने यहाँ पर दिखते, यहाँ और यहाँ पर थोड़ा गैप दिखता, बट ऐसा कोई केस नहीं है। इसका मतलब 5 प्राइम और 3 प्राइम पे ये प्रोटीन बाइंड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कि ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, प्रोटीन बाइंड्स टू डीएनए एट ए स्पेसिफिक साइट जनरेटिंग ए बेंडिंग पैटर्न ऑफ डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये भी थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन टेक्निक्स प्लस जेनेटिक्स पे बेस्ड है ना, तो इसको समझते हैं जरा ध्यान से। पैनल फर्स्ट, ये वाला पैनल, 3 पैनल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पैनल 1, पैनल 2, पैनल 3। पैनल 1 रिप्रेजेंट्स 2 एलील्स ऑफ अ जीन, 2 एलील्स दिखाई दे रहे हैं आपको, कैपिटल आर स्मॉल आर। ओके, द कोडिंग रीजन ऑफ द वाइल्ड टाइप अलील, कैपिटल आर जो है वो वाइल्ड टाइप अलील है, इस 3 किलोबेस लॉन्ग, इसका जो साइज है यहाँ पर बताया हुआ है 3 kb, while the mutant allele which is small r has 0.5 kilobase insertion, ये जो ब्लैक बॉक्स दिख रहा है ये 0.5 किलोबेस का है जो कि यहाँ पर इंसर्ट हुआ है। ओके, स्मॉल आर वाले एलील में, द ब्लैक बॉक्स इंडिकेट्स इंसर्शन इन द स्मॉल आर एलील, 3 primers indicated as XYZ were designed to develop a PCR based DNA markers associated with the gene। अब यहाँ पर देखो ये बोल रहा है कि 3 प्राइमर यूज किए गए, X, Y और Z, पता करने के लिए कि किस टाइप का मार्कर है ये, यहाँ पर ये जो कैपिटल आर और स्मॉल आर है, ठीक है। A cross was carried out between lines with the genotypes capital R and small r. The F1 progeny was selfed. Panel second and panel third represents the probable pattern of DNA markers observed in F2 progeny using different primer combinations। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम ये आधी, ये वाला तो आपको ये वाला पैराग्राफ समझ में आ ही गया, ये सिर्फ एक डिस्क्राइब कर रहा है पैनल फर्स्ट सेकंड थर्ड को। इस वाले को और समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे क्या है ये। ओके, तो यहाँ पर इसको समझते हैं। एक क्रॉस वॉज कैरिड आउट बिटवीन लाइन्स विद द जीनोटाइप आर कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। तो ये जेनेटिक्स का बेसिक मेंडेलियन जेनेटिक्स से बेसिक चीज़ है, यहाँ पर पूछी जा रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, आर आर इंटू आर आर, ठीक है, ये हो गया आपके पेरेंट्स। तो जब क्रॉस कराओगे इसका तो आपको पता है कि ये सिर्फ एक ही टाइप का एलील जनरेट करेगा, कैपिटल आर, क्योंकि ये होमोजाइगस है, ये भी एक ही टाइप का एलील प्रोड्यूस करेगा, दैट इज स्मॉल आर। तो ये हो गया आपका क्या, गैमेट्स। और ये दोनों जब फ्यूज करेंगे तो जो F1 प्रोजनी बनेगी वो, ये F1 प्रोजनी है वो कैसी होगी, हेट्रोजाइगोट। ओके, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि द F1 प्रोजनी वॉज सेल्फ्ड, मतलब सेल्फ क्रॉसिंग कराई। तो सेल्फ क्रॉसिंग करा देते हैं यहाँ पर F1 प्रोजनी की, तो F1 इंटू F1 ये सेल्फ क्रॉसिंग हो गई। तो यहाँ पर कैसे होगा ये, आर आर इंटू आर आर। तो ये देखो दो टाइप का एलील प्रोड्यूस करता है, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी कैपिटल आर स्मॉल आर प्रोड्यूस करेगा, दीज आर गैमेट्स। अब इनका क्या होगा, आपस में क्या होगा, फ्यूजन होगा, तो F2 प्रोजनी आएगी। तो दिस कैपिटल आर विल गो विद दिस कैपिटल आर, तो ये आ जाएगा कैपिटल आर, ये कैपिटल आर फिर इस स्मॉल आर के साथ जाएगा, तो ये बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर। नाउ दिस स्मॉल आर विल गो विद दिस कैपिटल आर, तो ये बनेगा स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल आर।
एंड स्मॉल आर स्मॉल आर, तो स्मॉल आर स्मॉल आर, तो ये F2 का रेशियो होता है। तो इसका रेशियो कैसा बनता है, 1:2:1, मतलब ये जो कैपिटल आर ये 25% बनेगा, ये कैपिटल आर स्मॉल का ये जो है ये 50% बनेगा, और ये फिर 25% बनेगा। तो ये आपको मेंडेलियन जेनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा। अगर आपको मेंडेलियन जेनेटिक्स बहुत अच्छे से पढ़नी है तो आप जेनेटिक्स के प्लेलिस्ट में जाकर समझ सकते हैं, काफ़ी डिटेल में नई चीज़ समझाई हुई है। ओके, तो ये चीज़ हो गई। अब ये क्या बोल रहा है कि पैनल सेकंड एंड थर्ड, मतलब ये दोनों पैनल्स, पैनल सेकंड एंड पैनल थर्ड रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबल पैटर्न ऑफ डीएनए मार्कर्स ऑब्जर्व्ड इन F2 प्रोजनी यूजिंग डिफरेंट प्राइमर कॉम्बिनेशंस। तो अभी पीसीआर किया है इन लोगों ने एक्स वाई जेड को लेकर के, एक्स वाई जेड इन तीनों प्राइमर्स के कॉम्बिनेशन के साथ, और फिर हमें उसी के बेसिस पे बताना है कि ये पैनल सेकंड और पैनल थर्ड में किस टाइप का पैटर्न है। ओके, तो वो समझना शुरू करते हैं अब यहाँ पर। तो अब देखो कि यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझनी है। सबसे पहले तो वो क्या है, देखो सबसे पहली चीज जो समझनी है कि एक्स वाई जेड, जैसे यहाँ पे 3 प्राइमर्स यूज हुए हैं, एक्स वाई जेड। ओके, तो इसके अब आपको पता है कि एक बार में जब आप पीसीआर करते हो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो आप 2 प्राइमर यूज करते हो, एक फॉरवर्ड प्राइमर, एक रिवर्स प्राइमर। ठीक है, अ पेयर ऑफ प्राइमर यू यूज इन पीसीआर। तो इसका कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है प्राइमर्स का, या तो एक्स प्लस वाई, या एक्स प्लस जेड, या वाई प्लस जेड। ये 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, आप बना के देख लो। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या आपको समझना है कि यहां पर कौन सा प्राइमर कहां पे, कौन से प्राइमर का सीक्वेंस कहां पर लोकेटेड है। तो जब आप इस जगह पर ध्यान से देखोगे, यहां पर ये क्वेश्चन काफी ट्रिकी है, तो ध्यान से समझने की जरूरत है। ओके, और जेनेटिक्स में से इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये देखो एक्स प्राइमर जो है वो इस इंसर्शन के बाहर लोकेटेड है, लेफ्ट साइड में इधर। ओके, जेड प्राइमर भी इस इंसर्शन के बाहर लोकेटेड है। ओके, बट वाई प्राइमर जो है वो इस इंसर्शन में लोकेटेड है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो एक्स प्राइमर जो है वो क्योंकि इंसर्शन में नहीं है, तो ये एक्स प्राइमर इस स्मॉल आर के एलील को भी एम्पलीफाई कर सकता है और कैपिटल आर को भी एम्पलीफाई कर सकता है, दोनों को कर सकता है, क्योंकि ये इंसर्शन में नहीं है। सेम गोज विद द जेड प्राइमर, ये स्मॉल आर को भी एम्पलीफाई कर सकता है और कैपिटल आर को भी एम्पलीफाई कर सकता है। लेकिन जब बात करेंगे वाई प्राइमर की, तो क्योंकि इसका सीक्वेंस सिर्फ इंसर्शन में है, ये जो इंसर्ट हुआ है यहाँ पे 0.5 KB का इंसर्ट, सिर्फ उसी में इसका सीक्वेंस अवेलेबल है, तो ये सिर्फ स्मॉल आर वाले एलील को ही एम्पलीफाई करेगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी इस क्वेश्चन की। ओके, तो हमने जैसे 3 प्राइमर के पेयर की बात करी थी, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड। तो तीनों को एक एक करके समझना होगा यहाँ पे। तो अब कैसे देखेंगे इसको, कि देखो जब हम इन दोनों प्राइमर को यूज करेंगे, मतलब एक्स प्राइमर और वाई प्राइमर, तो यहाँ पे ध्यान से देखो इस जगह पर पैनल 1 में एक्स प्राइमर जो है वो क्योंकि इंसर्शन में नहीं है, इंसर्शन के बाहर है, लेफ्ट साइड में, तो ये इस एलील को भी एम्पलीफाई कर पाएगा और इस एलील को भी एम्पलीफाई कर पाएगा। ओके, लेकिन जो वाई है ये सिर्फ इस इंसर्शन में ही प्रेजेंट है, यहां पर इंसर्ट कुछ हुआ नहीं है, तो ये जो वाई वाला प्राइमर है वो इसको एम्पलीफाई नहीं कर पाएगा, कैपिटल आर एलील को। ओके, तो इसको कैसे समराइज करेंगे हम, यहां पर देखो जब बात आएगी कि क्या कैपिटल आर के एलील में कोई एम्पलीफिकेशन होगा, तो नो एम्पलीफिकेशन। ठीक है, नो एम्पलीफिकेशन, नो बैंड। ओके, क्योंकि जो प्राइमर्स होते हैं वो पेयर में काम करते हैं, अगर एक एम्पलीफाई नहीं करेगा तो ओवरऑल आपको कोई बैंड नजर नहीं आएगा। तो हम बात करें कैपिटल आर की, और यहाँ पर देखो कैपिटल आर में वाई यहाँ पर नहीं है बट एक्स है, तो उसकी वजह से क्या होगा, कोई भी बैंड नहीं आएगा। ओके, अब अगर बात करी जाए कैपिटल आर स्मॉल आर की, तो देखो यहाँ पर कि इस केस में वाई, इस केस में आर में, स्मॉल आर में तो बैंड दे रहा है ना, इसमें नहीं दे रहा, बट स्मॉल आर में दे रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर स्मॉल आर प्रेजेंट है इस जगह पर, तो यहाँ पर आपको एक बैंड दिखाई देगा, एम्पलीफिकेशन होगा। ओके, इस तरीके से सिंगल बैंड। और स्मॉल आर इस केस में भी एम्पलीफिकेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर एटलीस्ट एक आर प्रेजेंट है, तो एटलीस्ट एक स्मॉल आर प्रेजेंट है, तो एक स्मॉल आर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी एम्पलीफिकेशन होगा। तो देखो यहाँ पर इस केस में
दो स्मॉल आर है, यहाँ पर एक स्मॉल आर है, तो इसमें भी बैंड आएगा और इसमें भी बैंड आएगा। ओके, तो फाइनली ये किसके स्पेसिफिक बैंड आ रहे हैं? स्मॉल आर के स्पेसिफिक। तो अगर ये प्रेजेंट है तो बैंड आएगा, अगर ये प्रेजेंट नहीं है स्मॉल आर तो बैंड नहीं आएगा। तो इसके ऊपर ही सब कुछ डिपेंड कर रहा है, तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? डोमिनेंट। मतलब अगर ये प्रेजेंट है तभी एम्पलीफिकेशन होगा, और ये प्रेजेंट नहीं है तो ये एम्पलीफिकेशन नहीं होगा। ओके, तो यहां पर देखो, इस सेकंड पैनल में, यहां पर सेकंड पैनल में देखोगे तो एक लेन में, यहां पर फर्स्ट लेन में कोई भी एम्पलीफिकेशन नहीं हो रहा, नो एम्पलीफिकेशन, नो बैंड, कोई बैंड आपको नजर नहीं आ रहा। लेकिन सेकंड पैनल में आपको ये एक बैंड नजर आ रहा है। ओके, तो ये जो है यहाँ पर ये वाला केस हमको नजर आ रहा है कि ये वाला केस होगा कि जब कैपिटल आर होगा तो वहां पर कोई बैंड नहीं होगा, बट इन दोनों का मिलाकर एक सिंगल बैंड आएगा, सिंगल बैंड। ठीक है, आप इस, ये है कैपिटल आर और स्मॉल आर का बैंड, बट यहाँ पर कैपिटल आर होगा, इसलिए कोई भी एम्पलीफिकेशन आपको दिख नहीं रहा। इन दोनों में आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का बैंड एक ही जगह पर आएगा। तो फिलहाल देखा जाए तो ये जो सेकंड पैनल है ये आपके डोमिनेंट मार्कर को रिप्रेजेंट कर रहा है, डोमिनेंट मार्कर एक्स प्लस वाई को पेयर यहाँ पर काम कर रहा है। ओके, अब हम चलते हैं एक्स प्लस जेड मार्कर की तरफ, समझते हैं थोड़ा सा। तो अब देखो, सेम एक्स प्लस जेड को समझते हैं। तो जब एक्स प्लस जेड की बात करेंगे तो देखो, एक्स जो है और जेड जो है वो दोनों में ही प्रेजेंट है, मतलब स्मॉल आर में भी और कैपिटल आर में भी, क्योंकि ये दोनों के दोनों इंसर्शन से बाहर की तरफ लोकेटेड है। तो मतलब ये कैपिटल आर को भी एम्पलीफाई कर पाएंगे और स्मॉल आर को भी एम्पलीफाई कर पाएंगे। तो इसका कैसे बनेगा पैटर्न? अगर कैपिटल आर है तब भी बैंड आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर है तब भी बैंड आएगा, और स्मॉल आर है तब भी बैंड आएगा। लेकिन अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि जो कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर ये है 3 किलो बेस का, और स्मॉल आर है 3.5 किलो बेस का, क्योंकि यहाँ पर 0.5 का इंसर्शन हुआ था। ओके, तो इसकी वजह से ये, इसका साइज कैसा हो गया? थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये लार्ज हो गया और ये स्मॉल हो गया। ओके, तो जब इनको एम्पलीफाई करोगे, इसको एम्पलीफाई करके पीसीआर करके आप जेल पे रन करोगे तो आपको मल्टीपल बैंड दिखाई देंगे। कैसे? यहां पर देखते हैं, इस जगह पर देखो, एक बैंड ये आपको ऊपर नजर आ रहा है। ओके, और यहाँ पर देखो ये एक बैंड नीचे नजर आ रहा है, और इस वाले में एक बैंड ऊपर और एक बैंड नीचे नजर आ रहा है। तो ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो सबसे ऊपर चल रहा है ये वाला बैंड, इसका साइज होगा ज्यादा, क्योंकि जिस डीएनए का साइज ज्यादा होता है, बड़ा होता है, वो स्लो चलता है। तो ये होगा आपका स्मॉल आर, क्योंकि वो 3.5 kb का है। ओके, ये होगा आपका बड़ा आर, तो ये 3 kb का होगा। तो यहाँ पर मतलब दोनों ही आर आर इस तरीके से प्रेजेंट होंगे, ये स्मॉल आर प्रेजेंट होगा, और ये जो आप दिख रहा है यहाँ पर आपको, यहाँ पर दो बैंड नजर आ रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे। तो मतलब ऊपर वाला बैंड स्मॉल आर का होगा, स्मॉल आर, और नीचे वाला बैंड कैपिटल आर का होगा। तो मतलब यहाँ पे आपके पास तीन कॉम्बिनेशन है। देखो, ये है सॉरी, ये है आपका स्मॉल आर, ये कैपिटल आर के लिए, ये स्मॉल आर के लिए, और ये कैपिटल आर के लिए। तो ये रेशियो ऐसे, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। तो ये देखो तीनों रेशियो आपको यहाँ पे मिल गए 1:1। ओके, तो यहाँ पर क्योंकि आपके दोनों ही एलील्स के लिए बैंड आ रहा है, और आपको पता है कि जब दोनों ही एक्सप्रेस करते हैं, दोनों ही आप देख पाते हो, तो वो एग्जाम्पल होता है को डोमिनेंट का। ये हमने समझा था ये डोमिनेंट का, क्योंकि ये स्मॉल आर स्पेसिफिक था, जहां पे ये स्मॉल आर होगा वहीं पर बैंड आएगा। ठीक है, तो अब जरा हम समझ लेते हैं कि इनमें से ऑप्शन कौन सा सही है। तो ये बोल रहा है कि पैनल से फर्स्ट ऑप्शन देखें तो पैनल थर्ड, मतलब ये वाला, रिप्रेजेंट्स द पैटर्न व्हेन प्राइमर वाई एंड जेड आर यूज्ड। तो ये जो था, इसमें हमने एक्स प्लस जेड यूज किया था, तब जाके पैटर्न आया था। तो ये बोल रहा है वाई जेड, तो हमने वाई जेड को अभी तक चेक नहीं किया है, तो उसको भी जल्दी चेक कर लेते हैं। वाई प्लस जेड, अगर आप वाई जेड प्राइमर को यूज करोगे तो देखो यहां पर ध्यान से, वाई जो है वो स्मॉल आर के स्पेसिफिक है, मतलब इसी में एम्पलीफिकेशन करेगा, बट कैपिटल आर एम्पलीफिकेशन नहीं करेगा, बट जेड इसमें भी करेगा, इसमें भी करेगा। तो इससे होगा क्या कि कैपिटल आर के लिए तो कोई भी बैंड नहीं आएगा, नो बैंड। बट हेट्रोजाइगस वाले में क्योंकि एक स्मॉल आर प्रेजेंट है तो एक बैंड आएगा,
और यहाँ पर दोनों स्मॉल आर प्रेजेंट है तो यहाँ पर भी एक बैंड आएगा। तो यहाँ पर भी देखो स्मॉल आर के स्पेसिफिक बात हो रही है, मतलब ये स्मॉल आर यहाँ पर डोमिनेंट है, ओके। और यहाँ पर इसके लिए तो कोई बैंड ही नहीं आएगा, तो ये वाला पैटर्न नजर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ये कैपिटल आर दिख रहा है, ओके। और वो सिर्फ x प्लस जेड के केस में आया था, तो y प्लस जेड के केस में ये पैटर्न आपको दिखाई नहीं देगा। तो एक्चुअली जब y प्लस जेड की बात होगी तो उस केस में भी डोमिनेंट मार्कर ही आएगा, मतलब स्मॉल आर के स्पेसिफिक होगा। तो देखा जाए तो ये ऑप्शन जो है ये आपका गलत हो जाएगा। पैनल थर्ड रिप्रेजेंट्स द पैटर्न व्हेन प्राइमर y एंड z आर यूज्ड फॉर एम्पलीफिकेशन। नो, यहाँ पे x एंड z यूज हुआ था, तो ये गलत हो गया। पैनल सेकंड इज एन एग्जांपल ऑफ डोमिनेंट डीएनए मार्कर, तो वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पर। ये कैसा था, डोमिनेंट डीएनए मार्कर का पैटर्न था जिसमें आर स्पेसिफिक, आर जो था स्मॉल आर डोमिनेंट था। तो ऑप्शन 2 मुझे सही लग रहा है, पैनल 2 इज एन एग्जांपल ऑफ डोमिनेंट डीएनए मार्कर। ऑप्शन 3 देखते हैं, द F2 प्रोजनी एज रिप्रेजेंटेड इन पैनल 2, पैनल 2 में जो F2 प्रोजनी रिप्रेजेंट कर रहे थे, विल हैव 50% ऑफ प्रोजनी शोइंग नो एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट। तो इसका मतलब क्या ये कह रहा है कि यहाँ पर ध्यान से समझो, F2 में क्या रेशियो आया था, ये रेशियो आया था ये वाला है ना, F2 में ये रेशियो आता है 25% ये था, 50% ये था और 25% स्मॉल आर, ओके। और हमें पता है कि इस केस में, डोमिनेंट के केस में, जब स्मॉल आर स्पेसिफिक है और यहाँ पे देखो ये कैपिटल आर, तो यहाँ पे कोई भी बैंड नहीं आएगा, नो बैंड, सिर्फ यहाँ पर बैंड नजर आएगा और सिर्फ यहाँ पर बैंड नजर आएगा, यहाँ पर कोई भी बैंड नहीं आएगा। तो 25% केस ऐसा होगा जब आपको कोई बैंड नहीं दिखेगा, ओके। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, द F2 प्रोजनी एज रिप्रेजेंटेड इन पैनल सेकंड विल हैव 50% ऑफ द प्रोजनी शोइंग नो एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे 50% गलत है, यहाँ पे अगर होता कि 25% ऑफ प्रोजनी विल हैव नो बैंड, क्योंकि ये जो है 25% ये कोई भी बैंड नहीं देगा, नो बैंड, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। तो अभी तक आपका सिर्फ ऑप्शन 2 सही लग रहा है, फोर्थ को देख लेते हैं। A rare recombination event between the region represented by primer X and Y will lead to changes in the amplification pattern observed in panel second and third। ये बोल रहा है कि अगर X और Y के बीच में यहाँ पर कोई रिकॉम्बिनेशन हो गया तो ये जो पैटर्न आया है इसमें कुछ चेंज आएगा। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखो पीसीआर जो है वो रिकॉम्बिनेशन को सेंस नहीं करता, डू नॉट स्टडी रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, पीसीआर डू नॉट स्टडी रिकॉम्बिनेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की ये पूरा का पूरा जो फ्रेगमेंट है ये 3 किलो बेस का है और ये इंसर्शन 0.5 किलो बेस का है। तो ये जो एक्स और वाई के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 1 KB से ज़्यादा होगा भी नहीं, विल नॉट बी मोर देन 1 KB। और इतने छोटे से जगह में अगर कोई इंसर्शन हो भी गया तो उसकी वजह से ऐसा कुछ नहीं है कि ये प्राइमर बाइंड नहीं हो पाएंगे और यहाँ पर ये इन पैटर्न में चेंज आ जाएगा, समझ रहे हो। तो ये ऑप्शन गलत है, ओके। तो इसका ऑप्शन क्या होगा सही, ऑप्शन 2, पैनल सेकंड इज एन एग्जांपल ऑफ डोमिनेंट डीएनए मार्कर। तो आई होप आपको ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो।